एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो हमारा जो आज का टॉपिक रिलेटेड है वो अभी जो रिसेंट अभी जो 13 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है थोड़ा उससे रिलेटेड है। ऐसे तो हमने ये पहले ही करना था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको अब डिस्कस कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसका एनालाइज हमने नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका अगर हम प्रॉपर अच्छे से एक एक पर्टिकुलर राइटर को लेकर एनालाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि एक ही वीडियो में उसको इसका एनालाइज कर देना है, एक ही वीडियो में उसको डिस्कस कर देना। तो इसी पर्पस को देखते हुए या इसी चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट राइटर अब एग्जाम में आए हैं जो मोस्टली हर बार भी आ रहे हैं, और कुछ डिफरेंट राइटर ऐसे थे अब की बार मेनली इंडियन लिटरेचर को लेकर, जो कि मतलब कई राइटर तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम अब एग्जाम में देखने को मिले, और कई ऐसे रिसेंट भी टॉपिक्स के ऊपर अभी जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं अभी वाले एग्जाम में। तो थोड़ा सा मैं उसी पे डिस्कस करते हैं आज हम, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन मैंने लिया है ये अभी रिसेंट जो 2022 का जो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन कि विच स्टोरी इज रिलेटेड टू गीतांजलि श्री। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि गीतांजलि श्री को अभी बुकर अवार्ड मिला है 2022 में, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन डाल दिया गया। ओके, ऑलमोस्ट ये होता था यूजीसी के पेपर में कि अगर कोई नोबेल या बुकर प्राइज मिला है दिस ईयर तो नेक्स्ट ईयर उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस साल सेम इसी से पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर था बेलपत्र। बेलपत्र है ये, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। अभी इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जो गीतांजलि श्री है एक्चुअल में ये कौन है, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इनका पढ़ना। सबसे पहले तो कि ये यूजीसी के पेपर में अभी पूछा जा चुका है, तो ऑलमोस्ट ये इम्पोर्टेंट हो चुका है हमारे लिए, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि इनके जितने भी बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई हैं। ओके, तो इसलिए हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं गीतांजलि श्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक छोटी बात और बता देती हूँ कि गीतांजलि श्री का तो क्वेश्चन आया ही है, इसके अलावा हमने जितनी भी वीडियो कल्चरल स्टडी की और लिटरेरी थ्योरी के ऊपर अपलोड कर रखी है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था पेपर से पहले कि ऑलमोस्ट जितने भी इनसे क्वेश्चन आते हैं वो मैचिंग में ही आते हैं, कि मैच करना आपको राइटर को और उसकी लिटरेरी थ्योरी को। तो सेम उसी पैटर्न के साथ क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, और जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है ऑलमोस्ट हर वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रखा था। जिन बच्चों ने देख ली है उनको तो पता ही होगा, बट जिन्होंने नहीं देखी है वो भी जिन्होंने पेपर दिया है अगर देखेंगे तो उनको क्लियरली पता लग जाएगा ये चीज। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। गीतांजलि श्री का जो अदर नेम है वो है गीतांजलि पांडे। ओके, ये इंडिया से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, और बहुत ही स्टीक हिंदी के साथ ये लिखती हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि जहाँ पे ये रहते थे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे इनकी एजुकेशन हुई वहां पे ज्यादा इंग्लिश का कुछ अवेलेबल नहीं था पढ़ने के लिए, और इनका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने बस अपना हिंदी में ही जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करती गई है, और हिंदी में ही इन्होंने अपनी जो पकड़ है वो बना के रखी है। उसके बाद जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और उसके बाद इन्होंने पीएचडी की। तो इन्होंने जो पीएचडी में सब्जेक्ट चूज किया वो किया प्रेमचंद के ऊपर। अब जब इन्होंने प्रेमचंद के ऊपर जो सब्जेक्ट चूज किया तो इनका इंटरेस्ट प्रेमचंद के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इनके जो बहुत सारे वर्क्स जो देखने को मिलते हैं उनमें हमें ज्यादातर प्रेमचंद के जो ट्रांसलेशन है या उनके जीवन परिचय के बारे में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर प्रेमचंद से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और उनमें ये ऑप्शन है तो आप वहां से भी आइडिया लगा सकते हो नेक्स्ट टाइम। ओके, उसके साथ साथ ये हिंदी लैंग्वेज की नॉवलिस्ट भी रही हैं। इनके जो 5 नॉवल हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्या, 5 नॉवल ही इन्होंने अभी तक लिखे हैं। ज्यादातर ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। ओके, शॉर्ट स्टोरी राइटर इनको बोला जाता है।
तो जो इन्होंने 5 नॉवल लिखे हैं, मैं पहले उनको डिस्कस कर लेती हूँ, उनके नाम बता देती हूँ, ओके, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है मैं। इसमें एक मिडिल क्लास की जो स्टोरी है, जो डे बाय डे की जो स्टोरी होती है हर किसी के घर की, वो दिखाई हुई है। सेकंड है हमारा शहर उस बरस। ये जो डिमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा हुआ था, उसके ऊपर उसकी जो सिचुएशन है उसके बाद सेट किया गया है, ओके। और जितने भी आप इनके जो वर्क्स देखोगे उनमें आपको एक कॉमन लाइफ की जो पिक्चर है वो जरूर देखने को मिलेगी। थर्ड इज तिरोहित एंड फोर्थ इज खाली जगह। ये 2006 में पब्लिश हुआ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया निवेदिता मेनन ने, ठीक है। और इंग्लिश में इसका टाइटल है द एम्प्टी स्पेस, ओके, अंडरस्टैंड। फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेत समाधि 2018 में आया था और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया डेजी रोकवेल ने, ओके, जो यूएसए की रहने वाली हैं। और इसी नोवेल के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में जो इनको मिला है वो इसी नोवेल के लिए मिला है, रेत समाधि। इसका हम स्टोरी भी डिस्कस करेंगे लास्ट में क्या है, ओके। अब नेक्स्ट है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब इन्होंने ट्रांसलेट किया तो हिंदी की ऐसी फर्स्ट बुक बनी जो किसी फर्स्ट मतलब इंडियन राइटर ने लिखी है और हिंदी का नोवेल है जिसको फर्स्ट टाइम बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले कभी भी किसी हिंदी बुक को बुकर प्राइज नहीं मिला। ऑलमोस्ट ये इंग्लैंड लंदन में मिलता है और ये इंग्लिश बुक को ही मिलता है। फर्स्ट टाइम ये किसी हिंदी राइटर को मिला है, इंडियन हिंदी राइटर को, ओके। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। पहली है वैराग्य, दूसरी है अनुगूंज, तीसरी है यहाँ हाथी रहते थे, एंड फोर्थ इज मार्च, माँ और शाकुरा। और जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट है, ये इनकी फर्स्ट पब्लिश स्टोरी थी जो कि अभी एग्जाम में पूछी गई थी, बेलपत्र 1987 में पब्लिश हुई थी और ये एक लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश हुई थी और उस मैगजीन का नाम था हंस, ओके। तो पहले मैं इसकी बेलपत्र की थोड़ी स्टोरी आपको बता देती हूँ। बेलपत्र में क्या होता है कि एक फातिमा नाम की लड़की होती है जो मुस्लिम होती है और वो एक ओम नाम के लड़के से जो कि हिंदू होता है उससे शादी कर लेते हैं, वो मतलब लव मैरिज कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो कहती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके धर्म को अपना लूंगी, वो कोशिश भी करती है। तो फर्स्ट टाइम जब उनके पेरेंट्स होते हैं जो लड़के वाले, वो शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां पे वो मतलब पहली बार अपना बेलपत्र जो शिवलिंग पे चढ़ाती है, इसलिए इसका नाम बेलपत्र ही रखा गया है। तो वो उसको पहली बार उसने अपने धर्म को छोड़कर और एक सेकंड रिलीजन में एंट्री करती है वो। बट धीरे धीरे वो अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करती है लड़के की फैमिली में, बट धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है बट वो फैमिली एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल पाता जो कि वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। स्टार्टिंग में तो वो अपनी फैमिली से भी बिल्कुल कट ऑफ होती है, बट धीरे धीरे मतलब उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि मतलब मैंने इस लड़के के लिए इतना कुछ छोड़ दिया और फिर भी ये मेरे लिए मतलब उतना नहीं कर रहा जितना कि इसको करना चाहिए। तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। तो फिर वही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि मतलब वो जो बॉय होता है वो उसको उसके जो प्रोमिसेस है उनके बारे में लर्न कराता है, कि रिमेम्बर कराता है कि तुमने उस टाइम पे तो वो सब किया था। बट जो लड़की होती है उसको थोड़ा फील होता है कि मतलब मैंने आपके लिए इतना कुछ छोड़ा और मेरी फैमिली तक नहीं है आज मेरे पास। तो क्या होता है कि फिर वो अपनी फैमिली के पास भी जाने लग जाती है। उसके फैमिली में जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो फैमिली में भी आना जाना करती है। और जब वो एक बार अपने घर से वापस आती है तो फिर वो सारे वो रूल्स रेगुलेशन करने लग जाती है जो एक मुस्लिम फैमिली में होते। तो फिर इससे लेकर जो लड़का और जो उन दोनों के बीच में ही लड़ाइयाँ बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की को स्ट्रेस किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दे, मतलब इतना कुछ त्याग करके भी एक जो गर्ल होती है एट लास्ट उसको क्या मिलता है कि वो अपनी मनचाही चीज भी नहीं कर पाती है। ठीक है, इतना जो त्याग वो करती है, इस चीज को ही दिखाया गया है। क्यों मतलब ऐसा सोसाइटी ने जो बाउंडेशन लगा रखी है
क्यों, मतलब वो अपना रिलीजन छोड़े कि लड़का इतना भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एटलीस्ट वो आपके पास रह के कर रही है तो आपको कुछ नहीं उससे फर्क पड़ रहा, बट फिर भी जो सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, तो इसमें वुमेन का ही पूरा दिखाया गया है सेपरेशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेत समाधि के बारे में। जो रेत समाधि में भी एक वुमेन की ही स्टोरी है ये भी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द टॉम ऑफ सैंड। द टॉम ऑफ सैंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इसकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक 80 ईयर्स की ओल्ड वुमेन से। वो 80 साल की बुजुर्ग महिला होती है। और अब क्या होता है, अपने पति की डेथ के बाद वो बिल्कुल चारपाई पे चली जाती, बेड पे चली जाती हैं, और अब उनकी कोई होप नहीं बची होती। और अब वो कहती हैं कि अब मैं नहीं रही, बस वो इसी बात की रट लगाए रखती हैं। और इससे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और उनकी जो बेटी थी जिनकी शादी हो रखी, वो उसकी देखभाल के लिए आ जाती है। सभी आस पड़ोस वाले उसको बोलते हैं कि आप एक बार उठ जाओ, बट वो किसी की नहीं सुनती और बेड पे ही रहती है। फिर जब ये बोलती है मैं नहीं रही, तो उससे एक नया वर्ड उसके माइंड में आता है कि मैं अब नहीं रही, यानी कि न्यू बिकमिंग न्यू। तो वो क्या करती है कि मतलब कि एक दिन वो बहुत झट से खड़ी होती है एक 15 साल की लड़की की तरह, और दोबारा सोचती है कि मतलब आज तक मैंने अपनी लाइफ में किया ही क्या है खुद के लिए। तो वो 80 ईयर्स की जो वुमेन होती है वो एक 15 ईयर्स की गर्ल बन के अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देती है बड़े ही खुशमिजाज तरीके से। और जो उसकी बेटी होती है, जो उसकी देखभाल के लिए आई होती है, वो उसकी माँ बन जाती है और वो उसकी बेटी बन जाती है। बट वो ये सब देख के बहुत खुश रहती है। तो ऐसे ही पूरी स्टोरी चलती रहती है। बहुत ही छोटे छोटे जो जीवन के जो मार्मिक चित्रण है वो लिया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी स्टोरी तो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओल्ड लेडी का जो नाम होता है वो होता है रोजी। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई रखें।